तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा हमारे एक किसान ने। शिमला मिर्च की फसल से अधिक उपज लेने के लिए सुझाव। हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जल संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। जल है तो हम है, जल है तो कल है। जल बचाओ जीवन पाओ। जन जन ने यही ठाना, जल को व्यर्थ नहीं गवाना। जल है असली सोना, इसे नहीं है कभी खोना। किसान भाइयों, ये स्लोगन तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने जल को बचाने के बारे में सोचा है? नहीं ना। इसलिए तो पानी की गंभीर समस्या दिन प्रतिदिन हो रही है। ये चाहे पीने के पानी की समस्या हो या फिर खेती के लिए सिंचाई की। क्या कोई इस समस्या का समाधान निकाल पाएगा? जी हाँ, पानी की किल्लत से जूझ रहे एक ऐसे ही किसान ने इस समस्या का समाधान निकाला है। गांव इटावा भूपजी, जिला जयपुर। यहाँ के किसान जगदीश प्रसाद यादव ने वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और पॉली हाउस से गिरने वाले वर्षा जल को फार्म पॉन्ड में एकत्रित करके अपनी फसलों में काम में लिया। तो इन्होंने वर्षा जल संग्रहण की क्या तकनीक अपनाई और ये किसान फसलों में किस प्रकार से सिंचाई करके लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। भूमिगत पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है, तो भूमिगत पानी को नीचे जाते करीब हमारे 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल पहले से हमें अंदाजा था कि एक ना एक दिन पानी की कमी बहुत अखरेगी हमें। तो उसी को थोड़ा सा सोचकर हमने कुछ हिस्से में बाग बगीचे लगाए हैं जिनमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और जो बाग बगीचे लगाए हैं उनमें भी हमने ड्रिप सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम लगाया है। तो इसमें पानी बिल्कुल कम ज़रूरत होती है। पॉली हाउस लगाया है तो इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। पॉली हाउस का जो छत का पानी होता है उसको भी स्टोरेज करने के लिए हमने ये फार्म पॉन्ड की स्थापना करवाई है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी होती है। हमारे प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या रहती है, वो चाहे पीने के पानी की हो या फिर खेती के लिए सिंचाई की। इस समस्या के समाधान के लिए इस किसान ने अपने स्तर पर वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने के लिए फार्म पॉन्ड, डिग्गियां, टाँके बनवाए, जिससे वर्षा जल इसमें एकत्रित हो सके और पानी की विकट समस्या से छुटकारा मिल सके। तो इस किसान द्वारा खेत में फार्म पॉन्ड बनाने पर कितना खर्च होता है और शासन द्वारा कितना अनुदान मिलता है, इस बारे में जानते हैं। फार्म पॉन्ड बनाने के खर्चा जहाँ तक है तो इसमें खुदाई का खर्चा हुआ था करीब 17,000 रुपये का। इसमें खुदाई का खर्चा था। उसके अलावा इसमें मोटा खर्चा आता है शीट का। जो हम शीट लगाते हैं वो उच्च क्वालिटी की होती है, क्योंकि सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों की शीट लगा पाते हैं। तो ये 500 माइक्रोन की इसमें शीट लगी हुई है, जिसकी कीमत करीब 115 रुपये प्रति वर्ग मीटर के करीब होती है। तो मोटा मोटा सा के जो खुदाई का खर्चा है वो 17,000 रुपये का था। और इसके अलावा करीब 1.25 लाख रुपये की शीट की कीमत थी। कुल मिला के 2 लाख रुपये के करीब इसका कुल खर्चा आया था। और इसके अलावा जो करीब 10 से 15,000 रुपये की जो चारों तरफ फेंसिंग वगैरह होती है, जाली की फेंसिंग होती है आवारा पशुओं से रक्षा के लिए, या कोई बाढ़ बच्चे भी नहीं गिर जाए उस हिसाब से फेंसिंग की जाती है। तो कुल मिला के करीब 2.25 लाख रुपये का इसमें कुल खर्चा आया था, जिसमें 75,000 रुपये की सरकार द्वारा सब्सिडी थी। बाकी खर्चा हमें खुद वहन करना पड़ा था। इसमें सरकार की तरफ से इस वक्त 90,000 रुपये की सब्सिडी है। आज एक अगर बोरिंग करवाते हैं तो उसका भी खर्चा करीब 2 लाख रुपये का करीब खर्चा आता है, और उसमें पानी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। बाकी इसमें ये गारंटी है कि बरसात जितनी भी होगी उसका पूरा का पूरा पानी 1 एकड़ का जितना भी पानी आएगा वो इसमें आके स्टोरेज हो जाएगा और हमारे 1 साल का आराम से काम चल जाता है।
उसमें थोड़ा बहुत जो हमारा बोरिंग पानी देता है 1-2 नोजल की 3 नोजल का जो भी पानी है वो भी इसमें स्टोरेज होता जाता है। और दूसरा सबसे जो बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि जो पानी बरसात का इकट्ठा होता है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से शुद्ध पानी इकट्ठा होता है। बोरवेल का जो पानी होता है उसमें TDS ज़्यादा हो जाता है, EC ज़्यादा हो जाता है या pH ज़्यादा होता है। इस तरह की समस्या बरसात के पानी में बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल शुद्ध पानी आता है और फसलें भी बहुत अच्छी पैदा होती हैं इसमें। जल है तो हम हैं और जल है तो कल है। जल है असली सोना, इसे नहीं है कभी खोना। इस किसान भाई ने बारिश के एक एक बूंद के महत्व को समझा और बरसात के पानी को फार्म पॉन्ड में संग्रह किया। इसके बाद इस पानी को सूक्ष्म विधियों के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे कम पानी में अधिक पैदावार ले रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी बने हुए हैं। ये 1200 घन मीटर का फार्म पॉन्ड की स्थापना करवाई है, जिसमें जो पोलिया उसका बरसात का पानी होता है वो पूरा का पूरा आके इसमें स्टोरेज हो जाता है और जिसे हम फसल में इस वक्त हम काम में ले रहे हैं और पूरी की पूरी खेत की सिंचाई से 1 साल के लिए हो जाती है। और थोड़ी बहुत अगर कम भी पड़ती है तो हमारी जो बोरवेल है उसका पानी हम काम में ले लेते हैं। तो पोलिया उसका जितना भी पानी है वो इसमें आके स्टोरेज हो जाता है और उसको सोलर लगा रखी है तो उसे उठाकर हम खेतों में सिंचाई के काम में लेते हैं। इसके अलावा जो पोलिया हाउस में पानी जितना काम में आता है वो आ जाता है। उसके अलावा हम बगीचे में उसी पानी को काम में लेते हैं और इसके अलावा जो पारंपरिक खेती करते हैं जो गेहूँ बाजरा की, उसमें भी वही पानी काम में आता है। इस साल बरसात बहुत बढ़िया हुई थी तो पानी का स्टोरेज भी बहुत बढ़िया हुआ है फार्म पॉन्ड में। तो इसको मैं उपयोग में ले रहा हूँ, जिसमें सब माइक्रो इरिगेशन लगा हुआ है और इसके अलावा बगीचे में भी काम ले रहा हूँ, जिसमें भी ड्रिप से पानी देता हूँ तो उसमें बहुत कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो ये फार्म पॉन्ड का जो पानी है वो 3 एकड़ में आराम से काम चल रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और जो भूमिगत पानी की कमी को देखते हुए चारों तरफ देखते हैं तो सब पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि पोलिया हाउस है और पोलिया हाउस के साथ में फार्म पॉन्ड बना रखा है तो पूरा का पूरा 1 एकड़ का जितना भी पानी है वो आके स्टोरेज हो जाता है। और आप देख रहे हैं ये फसलें लहला रही हैं, बहुत बढ़िया फसलें हैं। पानी का क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और पानी की पूर्ति भी अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की खेती की होगी। फिलहाल इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे फसल सुरक्षा, कीट और रोगों का प्रबंधन आदि, जिनके कारण फसल की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस समय शिमला मिर्च की फसल में किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से।
देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है, तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें। और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों, थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूँकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चूँकि ह्यूमिडिटी बाहर भी बढ़ रही है, तो अगर अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम वाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों के रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान दें कि अगर ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तोड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फल भी निकलते हैं, तो थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स यानी फ्रूट्स का निस्तरीकरण करना यानी निकालना भी आवश्यक होता है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए।
तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अहम है विचार। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 71 से 76 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 28 से 30% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि कृषि कार्य को करते समय कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। गेहूं की फसल सुनहरी होने पर कटाई शुरू करें। फसल की कटाई के बाद थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग करते समय थ्रेसर से होने वाली दुर्घटनाओं से सावधानी बरतें। दानों को अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण के लिए रखें। भंडारण के लिए नमी की मात्रा 12% से अधिक न हो। भंडारण के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखाए गए बोरों का प्रयोग करें। जायद मूंग की उन्नत किस्में जैसे IPM 2-3, PDM 139 एवं SML 668 की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर की पौध का रोपण करें। टमाटर की पौध को 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेढ़ों पर शाम के समय रोपाई करें। रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। टमाटर की पौधशाला में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव प्रतापगढ़,
जिला अलवर के संदीप कुमार ने। आपने मटर फसल की बुआई देर से की थी, जिसमें इस समय चूड़िल आसिता रोग की समस्या देखी जा रही है। आप इसकी रोकथाम के लिए जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आज हम आपको मटर में लगने वाली बीमारियां तथा उसको आप कैसे पहचानेंगे तथा इसकी रोकथाम क्या कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मटर खास करके रबी सीजन का एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्रॉप है, महत्वपूर्ण फसल है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोग है मटर में वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। वो जनरली देखा जाता है जब टेम्परेचर का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तथा क्लाउडी वेदर होता है, और ख़ास करके सुबह में जब चिलचिलाती धूप होती है और रात में क्लाउडी वेदर होता है, तो उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है और मटर की फसल में छाछा रोग होने की संभावना है, इस रोग में पत्तियों फलियों पर सफेद पाउडर सा छा जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत कम उत्पादन ही मिल पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। और इस रोग के बारे में यही बोलना चाहेंगे, जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े तुरंत उसमें यदि दवा का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण इस तरह देखने पर जो ही लक्षण दिखाई पड़े, आप यथाशीघ्र केराथिन नामक दवा 1.5 से 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे और घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को रोका जा सकता है। केराथिन एक ऐसी दवा है जो पाउडरी मिल्ड्यू केवल मटर में ही नहीं, अन्य फसल में भी, जैसे तीसी में खास करके पाउडरी मिल्ड्यू, आपको जितने भी लत्तेदार सब्जी होती है उसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है केराथिन नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो केराथिन का दवा का मात्रा होगा 2 ml दवा प्रति लीटर पानी, इसकी छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन मटर में देखा गया खास करके हम लोग सल्फर डस्ट भी सजेस्ट करते हैं। सल्फर का या घोल बना करके या सल्फर का डस्ट बुड़काव करने पर भी आसानी से रोका जा सकता है। सल्फेक्स नामक पाउडर मिलता है मार्केट में, जिसका 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि हम छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विभूतिया रोग को आसानी से रोका जा सकता है। तो इसके लिए एक रामबाण दवा है, सही माने में पूछा जाए तो केराथिन, और दूसरा है इसमें सल्फर डस्ट। ये दोनों में से किसी एक दवा का छिड़काव करेंगे आसानी से इस रोग को रोका जा सकता है। यदि रोग का प्रकोप बहुत विकराल रूप ले लिया है तो हो सकता है कि 10 से 12 दिन के बाद में आपको दूसरा छिड़काव भी करना पड़ेगा। इस तरह 2 छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को हम आसानी से रोक सकते हैं। यही नहीं, इस रोग को रोकने के लिए किसान बंधु सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें रोगरोधी किस्म कुछ आते हैं। यदि रोगरोधी किस्म को लगाते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। ये जैसे इसके लिए बहुत अच्छा है, एक रचना नाम की वैरायटी है जिसमें वास्तव में रोगरोधी क्षमता है। उस वैरायटी को लगाने पर इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बीमारी के लक्षण जो है उनके रोकथाम है और उसको कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे ताकि बीमारी नहीं आवे, तो इस तरह करने पर निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।